मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो एक रूल फॉलो करते हैं, आप लोग म्यूट पे रहना, जिसका कोई क्वेश्चन होगा तब अनम्यूट हो जाना, जिससे कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले आज की क्लास जो है बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है कि हम क्या करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे। बेसिकली पूरे 6 महीने का जो कोर्स है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आईटी में होते हैं वो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी कंपनी की, कि जो आप बेसिकली जिस कंपनी का कोर्स ज्वाइन करने वाले हो, इसका नाम है आईटी एक्सपर्ट सेरा। तो ये हमारी वेबसाइट है itexpertsera.com। तो यहाँ पे आके आप इसकी हमारी वेबसाइट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको जो इसके कंसेप्ट है वो बता दूं कि हमने ये 2012 में स्टार्ट की थी। हम 4-5 दोस्त थे। बेसिकली हम सब लोग अपने कॉलेज के टॉपर और कॉलेज में मतलब अच्छे पढ़ने वाले थे। बट ड्यू टू जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें इतना प्रैक्टिकल काम कराते नहीं है। बीटेक के बाद भी आपके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज आ नहीं पाती। तो हम में से किसी को भी जॉब नहीं लगी थी। देन हमने हमारा 1 साल का वो स्ट्रगल, फिर बिल्कुल बेस जॉब से स्टार्ट करते हुए 3-4 हज़ार रुपए की नौकरी से स्टार्ट करते हुए कैसे हम आगे बढ़े, तो ये हमारे माइंड में काफी छप सा गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें हम वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। जो भी न्यूबी होगा या फिर फ्रेशर होगा या फिर जिसे आईटी में आना होगा या फिर जिसे ऑलरेडी आईटी में है और कुछ नॉलेज गेन करनी होगी प्रैक्टिकल की, तो उसके लिए हमने ये बेसिकली स्टार्ट किया था। और जो हमारा कोर्स होता है इसमें हम सब कुछ पढ़ाते हैं हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट में, बट जो मेन कोर्स है उसका नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट मेंटरशिप कोर्स। और एक ये हमारा मोटो है आईटी एक्सपर्ट सर का, ये बार बार आप मेरे से सुनोगे कि लाइफ में लर्निंग इज द ओनली कांस्टेंट। तो ये इस मोटो पे हम चलते हैं कि भाई जो दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी चीज रुकी नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है। एक लर्निंग ही ऐसी है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कि आपको हमेशा जिंदगी में लर्न करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। दिस वे और दैट वे आपको कुछ ना कुछ लर्न करना ही पड़ेगा। हम हालांकि प्रोग्रामिंग और आईटी में क्योंकि आप आ जाओगे तो प्रोग्रामिंग और इससे रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं, बट वैसे भी आप देखो तो आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं लाइफ में, एंड यू स्टार्ट लर्निंग एवरी डे। बेसिकली आप हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करते ही हो। ठीक है, ये तो हो गया आईटी एक्सपर्ट सैरा के बारे में। कोई हमारी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको? नो सर, नो सर, थैंक यू। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं, तो चलो हम अपने कोर्स के बारे में बात करते हैं। कोर्स जो हमारा है, बहुत सारे हम सारे कोर्स पढ़ाते हैं जितने भी आईटी से रिलेटेड कोर्स हो, लेकिन जो हमारे टॉप कोर्स है उनमें से एक कोर्स आप पढ़ने वाले हो, इसका नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट मेंटरशिप कोर्स। इसमें क्या है बेसिकली, नाम से पता चल रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो मोटा मोटा आईटी में 3 फील्ड है। आप सब लोगों कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को नहीं पता हो, बट जो मोटी मोटी 3 फील्ड होती है, एक डिजाइनिंग की होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर बोलते हैं उन्हें। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। और तीसरा होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये मोटा मोटा 3 तरह की फील्ड होती हैं। इसके अलावा भी अब काफी सारी आ गई, क्लाउड इंजीनियर और एआई एक्सपर्ट, डाटा साइंस एक्सपर्ट। बट वो कहीं ना कहीं अगर आप उसके डिटेल में जाओगे तो वो इन तीनों में से किसी एक से लिंक्ड कर रही होंगी। जैसे डाटा साइंस करोगे तो वो डाटा से रिलेटेड है, डाटा हमेशा डाटाबेस में रहता है तो आप उसे डाटाबेस से रिलेटेड कह सकते हो। ऐसे क्लाउड में भी आपको फ्रंट एंड में जाना है या बैक एंड में, फ्रंट एंड में जाओगे तो कहीं ना कहीं वो डिजाइनर डिजाइनिंग या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में लिंक्ड है। तो मतलब मोटा मोटा यही 3 फील्ड है। इसके अंदर सब फील्ड हो सकती हैं बहुत सारी। अब हम लोगों ने ये फुल स्टैक मेंटरशिप डेवलपमेंट का कोर्स क्यों लिया, क्योंकि हमारा पहला मोटो क्या था कि हम जितने भी बच्चे पढ़ाएंगे, हम ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते थे, हम चाहते थे उतने ही बच्चे पढ़ाएं जिनको हम 100% जॉब प्रोवाइड करा सके। हम इसीलिए इसे इसे 100% जॉब गारंटी की जगह जॉब सपोर्ट बोलते हैं। क्योंकि गारंटी तो अब मान लो अब हमने अपना बेस्ट देके आपको पढ़ाया और आपने पढ़ा ही नहीं, या फिर आपने होमवर्क ही नहीं किया, या फिर मैं इंटरव्यू के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप जा ही नहीं रहे, तो उसमें हम बेसिकली कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कसम खा ली कि नहीं मुझे तो जॉब करनी नहीं है, तो वी कैन नॉट डू मच। लेकिन हम 100% जॉब सपोर्ट करते हैं, और हमारे जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं
हमने ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया, 150 के आसपास बच्चे पढ़ाए होंगे हमने। उसमें से 135-40 या फिर उससे ज्यादा ही लोगों की जॉब लगी होगी, 8-10 लोगों की नहीं लगी, क्योंकि उनका रीजन यही था, कुछ ने आधे में कोर्स छोड़ दिया, कुछ ने किसी फैमिली रीजन की वजह से इंटरव्यू के टाइम पे छोड़ दिया, वो नहीं जा पाए, तो ये रीजन है। बट ओवरऑल हमारा 90% या फिर 95% के आसपास जॉब हम प्रोवाइड कर ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास आते हुए बच्चे हैं जिन्हें एक्चुअल में जॉब चाहिए होती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके पास ऑलरेडी जॉब होती है, तो उनको हम इसमें अपने 100% में काउंट करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ नॉलेज गेन करनी होती है, उनके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उन्हें अलग से जॉब चाहिए, तो वो उनके पास ऑलरेडी जॉब होती है। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसा डेवलपर जिसको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का भी आता हो, डेवलपमेंट का भी आता हो, डाटाबेस का काम भी आता हो। कोई मतलब ऐसा ना हो कि शक्तिमान हो या फिर रजनीकांत टाइप का ना हो कि सब कुछ भी करा लो तो सब कुछ कर लेगा, बट एक चीज में वो स्ट्रांग रहेगा, एक चीज उसकी स्ट्रांग पॉइंट रहेगी। जनरली जो हम करते हैं वो बैकएंड को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, क्योंकि ओवरऑल जब सॉफ्टवेयर आप बनाते हो तो बैकएंड का हमेशा ज्यादा रोल होता है एज कंपेयर टू डिजाइनिंग और डाटाबेस। बैकएंड का रोल थोड़ा हैवी रहता है, वो बेसिकली कंपनी का लॉजिक डिफाइन करता है। तो हम बनाते हैं, हम बैकएंड स्ट्रांग रखते हैं, बाकी फ्रंट एंड और इसमें भी आपको नॉलेज रहेगी। यू विल गेट द नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड एंड डाटाबेस एज वेल, बट बैकएंड आपका स्ट्रांग रहेगा और आप ओवरऑल फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे। अब फुल स्टैक डेवलपर में क्यों गए? क्योंकि हर कंपनी चाहती है बेसिकली, जैसे आप क्रिकेट खेलते होगे कभी, तो देखते होगे कि जो बंदा ऑलराउंडर होता है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, उसकी प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा रहती है। जैसे हार्दिक पांड्या है, उसको हमेशा लोग अपनी टीम में, उसकी जगह एक प्रकार से पक्की रहती है, क्योंकि वो बैटिंग में कभी कंट्रीब्यूट कर देता है, अदरवाइज बॉलिंग में या फिर कहीं और। तो उसी तरह से फुल स्टैक डेवलपर होता है, वो फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस सब जानता है। तो जो पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा ऑल द टाइम रहता है, और वो कंपनी के लिए बेसिकली बहुत बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल जब आप चाहे सैलरी के बिहाफ पे देख लो या जॉब अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पे देख लो, तो फुल स्टैक डेवलपर को हमेशा ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगी। क्या ये बात क्लियर कि हमने क्यों फुल स्टैक डेवलपमेंट मेंटरशिप का कोर्स किया, और क्या क्या होता है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और डाटाबेस? ये सब आपको ऑलरेडी क्लियर था या फिर नहीं था? तो अब जो मैंने बताया ये बात क्लियर समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, किसी का भी? अनिल आप बताओ। No, sir. No, sir. मेरे को क्लियर है। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो अगर ये बात क्लियर है तो अब हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं कि हम पढ़ाते क्या क्या है, फ्रंट एंड में क्या पढ़ाते हैं, बैक एंड में क्या और डाटाबेस में क्या। तो फ्रंट एंड में हम पढ़ेंगे HTML और CSS। अच्छा, उससे पहले बता दूं कि ये मेंटरशिप कोर्स है, ये कोई नॉर्मल वैसा कोर्स नहीं है कि मैं आपको टीचरों की तरह पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ के वो काम कर रहे हो। मैं आपको बेसिकली मेंटर करूंगा, बेसिकली आपको मैं इतना काबिल बनाऊंगा कि यू कैन परफॉर्म योर वर्क, या फिर जो ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है वही कर पाओगे, उसके अलावा भी जो नई चैलेंजेस आएंगे, नई प्रॉब्लम आएगी, उसको आपको सॉल्व करने के काबिल बनाऊंगा मैं। तो ये मेंटरशिप कोर्स है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। हम ऑल द टाइम कनेक्टेड रहेंगे, आपकी जब तक जॉब नहीं लगती, और इवन आफ्टर जॉब जब आपकी लग जाती है पहली, या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो जब कभी आपको नेक्स्ट स्विच करना होगा, उसमें भी आप मेरे से कभी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी या फिर कभी भी आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वी विल बी देयर फॉर यू। सो इट्स लाइक अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप हो जाएगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि पढ़ाते क्या क्या है हम। तो फ्रंट एंड में हमारा रहता है, अच्छा फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, एक मैं बेसिक आइडिया बता देता हूं होता क्या है, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं। कई जो ऑलरेडी आईटी में है उसे पता ही होगा, बट फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो हम खोलते हैं amazon.in। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या है, या फिर इसे यूआई बोल रहा हूं। फ्रंट एंड में भी बेसिकली दो डिफरेंट पार्ट आ जाता है, पर मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं। मोटा मोटा क्या मतलब है? फ्रंट एंड का मतलब है जो भी आपको दिख रहा है वेबसाइट पे, जो भी आपको दिखता है, ये फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। क्या दिख रहा है आपको? ये कलर दिख रहा है कुछ मुझे हल्के नीले रंग का, ये डार्क नीले रंग का कलर दिख रहा है, ये ऑल दिख रहा है, ये फ्रेश, इसका कोई एक फॉन्ट है, यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रही हैं।
तो जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, यूजर को दिखता है, वो फ्रंट एंड है। अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और भी बहुत सारी होती है, पर हम ये इनको फोकस करेंगे। इनमें से कुछ चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको आपके थ्रू बेसिकली मैं कुछ आपको लिंक्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा, और आपकी एक पर्सनल वेबसाइट जब आप बनाओगे तो उसमें इनका इस्तेमाल होगा। तो ये होता है फ्रंट एंड, कि जो भी हमें दिख रहा है यूआई पे, एक वेबसाइट पे, ये फ्रंट एंड है। किसी को दिक्कत है कि फ्रंट एंड क्या होता है समझने में? जो भी इसमें कलर है, पिक्चर है, क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, ये अमेजोन का लोगो यहाँ पे क्यों आ रहा है, सर्च बीच में क्यों आ रहा है, ये सब एक फ्रंट एंड का काम है। कोई दिक्कत या परेशानी ये बात समझने में? नो सर। अमित आप बताओ, अनम्यूट होकर। हाय सर, मेरा क्वेश्चन सर वो उसी पे था एक्चुअली। अब मैं मतलब इंटरव्यू दूंगा कैसे, मतलब एज ए एक्सपीरियंस और एज ए फ्रेशर? हाँ, वो अभी आएंगे, कोई बात नहीं, उसकी बात, उस टॉपिक पे आते हैं। अभी आपको ये फ्रंट एंड के बारे में समझ में आया कि फ्रंट एंड क्या होता है? हाँ, वो मुझे ऑलरेडी नॉलेज था इसका थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, गुड। तो अभी आपके वाले क्वेश्चन को भी हम एड्रेस करेंगे कि आपको कैसे इंटरव्यू पे जाना है, क्या करना है, वो सब हम एड्रेस करेंगे सारे क्वेश्चन। बट मैंने आपका क्वेश्चन ये नोट कर लिया है, मैं बताऊंगा इसे। ओके सर, ओके। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा बैक एंड। बैक एंड क्या होता है कि अब इसी में मैं देखता हूं, अमेजोन में देखते हैं बैक एंड क्या है। अब मैंने डाला ब्लू शर्ट, अब ब्लू शर्ट डाल रहा हूं मैं, एंटर दबा रहा हूं, तो ये नीले रंग की जो भी शर्ट है वो आ जाएंगी। अब ये कैसे हो रहा होगा, थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, कैसे हो रहा होगा ये? कोई ऐसा कि सारी नीले रंग की शर्ट आ गई जैसे ही मैंने ब्लू शर्ट करके ये बटन दबाया, तो इस बटन के पीछे कुछ कोड होगा जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन वो कोड क्या कर रहा होगा, कहीं पे सारी की सारी शर्ट रखी होंगी, उसमें से ब्लू शर्ट को मैच कर रहा होगा और उठा के लेके आ रहा होगा और फ्रंट एंड पे दिखा रहा होगा। तो ये जो कोड लिखा है बैकएंड में, मतलब हमें जो दिखता नहीं है, पीछे छुपा हुआ कोड है ये, लेकिन ये सारा लॉजिक कर रहा है। ये यहां से ब्लू शर्ट पढ़ रहा है, कुछ डाटाबेस में से कुछ ढूंढ रहा है कि कौन कौन सी ब्लू शर्ट है, उनको उठा के सामने लेके आ रहा है। तो ये बैकएंड है, ये कोडिंग है, इसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा और उसके थ्रू सारा ये काम होगा। बैकएंड मतलब बिहाइंड द सीन, और जो कंपनी का पूरा लॉजिक है वो बेसिकली बैकएंड में रहता है, कि सारा कोड, कि सिर्फ ये ब्लू शर्ट ही नहीं, और भी कुछ आप जो करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर रहे हो तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम उठ के आ जा रहा है। ये कैसे आ रहा है? ये सब क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक किया तो इसके पीछे कोई कोड लिखा हुआ है मैंने, वो कोड काम कर रहा है और ये सब उठ के आ जा रहा है। तो ये जो पीछे वाला कोड है इसे बैकएंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं, हम डॉट नेट पढ़ रहे हैं। तो डॉट नेट में एक लैंग्वेज यूज होती है, बहुत सारी लैंग्वेज डॉट नेट यूज करता है, अभी बताऊंगा डॉट नेट क्या होता है डिटेल में। पर डॉट नेट बहुत सारी लैंग्वेज यूज करता है, उनमें से सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो है C#, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बैकएंड क्लियर हुआ कि बैकएंड क्या चीज होती है? अंशुमन आप बताओ। हाँ हाँ, मुझसे क्लियर है सर। ठीक है, तो बैकएंड भी क्लियर हो गया। अब आता है डाटाबेस। तो डाटाबेस सर क्या सर चीज एक है भाई? सर एक क्वेश्चन है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये HTML और CSS लिखा आपने, CSS का फुल फॉर्म क्या है? CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ओके। ये इसकी फुल फॉर्म की तुम्हें हालांकि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली CSS होता क्या है, जो कलर वलर देख रहे हो ना आप, ये CSS के हाँ थ्रू हाँ आता हाँ है। हाँ, यस 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 यस। और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट हाँ, मार्कअप दैट लैंग्वेज। दैट आई नो। मेरे को ठीक है, CSS में थोड़ा सा इशू था, कोई कोई इशू नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। बैकएंड भी समझ में आ गया आपको? यस सर। तो अब आता है डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या है भाई? अब ये सब चीजें जो उठ के आ रही हैं, ये कहां से आ रही हैं? क्या ये सारी चीजें हमने यूआई पे ही लगाई हुई हैं? तो आंसर है नहीं भाई। फ्रंट एंड या यूआई पे सारी चीजें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लाखों प्रोडक्ट होंगे अमेजोन के। अगर सब कुछ मैं फ्रंट एंड पे ही डाल दूंगा तो आपका ये सिस्टम ही ठप हो जाएगा।
इतना लाखों तो मैं कम बोल रहा हूं, हो सकता है 10 लाख 20 लाख और भी ज्यादा प्रोडक्ट हो, तो वो ठप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी जगह सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है कि जिसको जब मर्जी चाहे तब निकाल लें। तो वो जो स्टोरेज वाला पॉइंट है उसे डाटाबेस बोलते हैं। अलग अलग तरीके के डाटाबेस होते हैं, पर जहां पे भी कुछ स्टोर करेंगे वहां पे डाटाबेस यूज करेंगे। हम कौन सा डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सीक्वल सर्वर के बारे में। अच्छा, सीक्वल सर्वर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि डॉटनेट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सीक्वल सर्वर किसका प्रोडक्ट है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब डॉटनेट के साथ 90% ऑफ द केसेस में सीक्वल सर्वर को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो दोनों एक ही कंपनी ने बनाया है, तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को बहुत कंपैटिबल बनाया है। और दूसरा कि ये भी एक रीजन है कि कई बार कंपनी, क्योंकि कंपनी को तो इनको पैसे देना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट वालों को ना सॉफ्टवेयर लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर मैंने एक कंपनी खोली एक, और मैंने अपने उसमें 10 डेवलपर रखे, वो 10 डेवलपर अगर मेरा प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर मैंने डिसाइड किया कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट की डॉटनेट में अपनी पूरी एप्लीकेशन बनवानी है, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट को एक लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी और उससे टूल्स खरीदने पड़ेंगे, और उस टूल्स पे मैं सारा काम करवाऊंगा। तो जब मैं ये दोनों साथ में खरीदूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट मुझे थोड़ा सस्ता देगा, डिस्काउंट देगा। और क्योंकि ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, तो दोनों आपस में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल मैच करती है। इसीलिए 90% केसेस में डॉटनेट के साथ आप सीक्वल सर्वर को ही यूज करते हुए देखोगे, जहां पे रिलेशनल डाटाबेस की बात आएगी। अब रिलेशनल डाटाबेस क्या है? बहुत अलग अलग तरीके के डाटाबेस होते हैं। जब हम डाटाबेस की डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। अभी बस बेसिक नॉलेज बतानी थी कि डाटाबेस क्या होता है, जहां पे सारी चीजें स्टोर होती हैं। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। ऑलराइट। अब तो इतना ही कोर्स करेंगे हम बस। ये टोटल एक्चुअली ये सब इंडिविजुअल कोर्स होते हैं, हालांकि अगर आप चाहो तो इसको इंडिविजुअल भी 6-6 महीने में पढ़ सकते हो सब कुछ अलग अलग से। लेकिन हम 6 महीने में ये सब चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस रहेगा वो फुल प्रैक्टिकल फोकस रहेगा, कि मतलब जो एक्चुअल में कंपनी में काम होता है उस तरह से हम करेंगे। और हमारा बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये आता कहां से है। क्योंकि जब तक बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हम कितने भी बड़े डेवलपर बन जाए, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, वो हम उस तरह की कोडिंग नहीं कर पाएंगे जो आपकी कम टाइम में और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। तो हमें बेसिक हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, और पूरा प्रैक्टिकल फोकस हमारा हम टास्क करेंगे कि जो एक्चुअल में कंपनीज में काम होता है वो कैसे होता है और आपको कैसे परफॉर्म करना है, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो इसीलिए ये हम सारी चीजें विद इन 6 मंथ में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कोर्स ड्यूरेशन की तो बात हो ही गई। 6 मंथ्स में आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा, और पर वीक हम 2 क्लासेस लेते हैं। अब इन सब के पीछे भी पूरा साइंस है कि हम 2 ही क्लास क्यों लेते हैं, या और ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा लेते। क्योंकि इससे ज्यादा हमने अगर क्लास ली तो जितना मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्रामिंग है ये एक प्रैक्टिस का खेल है, आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर है। तो अगर मैंने 2 क्लास से ज्यादा क्लास ली तो आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे पूरे वीक में। तो ये सब हमने पूरा करके देख, कैलकुलेशन वगैरह सब करके बिठा रखी है। और यही आया कि एक क्लास वीक में अगर 2 क्लास लेते हैं तो आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, अच्छे से कोर्स कवर हो पाएगा, और विद इन 6 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। वीक 2 क्लासेस, ये जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 1 से 1.5 आवर्स के बीच में होगा। मतलब वेरिएशन क्यों है? क्योंकि कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो उसे बीच में नहीं रोक सकते ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि मैंने आधा टॉपिक आज पढ़ा दिया, आधा कल पढ़ा दिया, तो उसमें एक कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हमने 1 से 1.5 घंटे का एक वेरिएशन रहेगा, कहीं 1 सवा घंटे की क्लास रहेगी वो। कोई ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन वगैरह में कोई दिक्कत या सवाल? नो सर। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे कोर्स की डिटेल। अब इसकी फीस और ये सब चीज डिटेल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं आपको, जो कि आने वाले कोर्स में हमारे यूजफुल होने वाली है। फिर जो अमित का क्वेश्चन था वो भी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे या क्या करेंगे। बट पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर देता हूं। जैसे कंप्यूटर,
अब आप सोचोगे यार ये क्या बच्चों वाली बात बता रहे हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर तो सबको पता है। बट हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। कंप्यूटर्स किसने बनाया ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो बता सकता है कंप्यूटर किसने बनाया था? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। करेक्ट, चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था। पर ये जब उन्होंने बनाया था उस टाइम पे बहुत बड़ा एक कमरे के साइज का कंप्यूटर था, उसका जो इस्तेमाल करने का पर्पस था बहुत ही छोटा था। अब स्मार्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं, तो अब इनका कंप्यूटर का दायरा बहुत बढ़ गया है। पूरी दुनिया में हर जगह कंप्यूटर है, बिना कंप्यूटर के लाइफ इस समय पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा जॉब पूरी इंडस्ट्री, कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिकल की, या बायोकेमिकल, या कोई सी भी इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा जॉब आपको कंप्यूटर्स में मिलेंगी। अब आप लोग खुद होशियार हो, जानते हो कि जितने भी आधे से ज्यादा बीटेक के स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि हर बच्चा कंप्यूटर में आ जाए, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, वो सब एट द एंड मतलब 60-70% बच्चे कंप्यूटर में ही मूव हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब भी इसी की है और हर जगह कंप्यूटर है। तो एवरीबॉडी वांट्स टू बेसिकली गेट अ गुड करियर, और वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, वो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और जो हम अभी कंप्यूटर को जानते हैं वो तो कंप्यूटर है ही। उसके अलावा जो हम क्लासेस जो लेंगे उसमें कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगी? जिस भी मशीन के पास 3 चीज हो उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। एक रैम, तीसरा हार्ड डिस्क, अभी बताऊंगा ये क्या चीजें, और तो तीसरा कोई प्रोसेसिंग यूनिट। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि जो भी एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है, जैसे ये मेरा इस समय नोटपैड खुला हुआ है, तो इसको कहां पे मेमोरी, मतलब अच्छा मेमोरी क्या होती है? कोई भी चीज आप अपने कंप्यूटर के अंदर रन करते हो, या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज आपको दिख रही है, जब तक उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, मेमोरी का मतलब उसको कोई स्पेस एलोकेट नहीं होता, तब तक वो आपको नहीं दिख सकती, तब तक उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे इस तरह से मानो, अगर मैं बोलूं कि जा भाई मोनू को बुला के लेके आ, अब आप, मोनू क्या चीज है? मोनू का एक घर होना चाहिए, उसकी एक लोकेशन होना चाहिए, उसका एक एड्रेस होना चाहिए, वहां पे मोनू रहता होगा, आप तब जाके उसे बुला के ला पाओगे। या फिर मोनू क्या है? मोनू एक इंसान है जो एक स्पेस लेता है, अगर वो खड़ा भी होगा तो इस दुनिया में एक स्पेस ले रखा होगा उसने। अगर मैं बोल दूं मोनू दुनिया में स्पेस ही नहीं लेता, हवा में रहता है या कुछ ऐसा अजीब सा है, जाओ उसे बुला के लेके आया, उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, क्या आप ये बुला सकते हो मोनू को जिसका कोई एड्रेस ही नहीं है, या फिर जो स्पेस ही नहीं लेता, दुनिया में उस कहीं पे खड़ा ही नहीं होता? क्या ऐसे किसी मोनू वाले इंसान को आप बुला सकते हो? बोलो। नहीं कर सकते ना, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नो कोई सर। इंसान ही नहीं हो। हाँ, ऐसा कोई इंसान ही नहीं हो सकता जो स्पेस ही ना लेता। हम चलेंगे तो धरती पे तो चलेंगे ही ना। तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में जब तक आपको स्पेस नहीं मिलता, आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये जो नोटपैड है इसे कुछ स्पेस मिला होगा, तभी ये चल रहा है। जो आपकी टीम्स है इसे कुछ स्पेस मिला होगा। तो जो रन होते वक्त स्पेस मिलता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम कहते हैं। अभी ये रन होते वक्त मतलब कि मेरा नोटपैड खुला हुआ है तो इसे रैम पे मेमोरी मिली हुई होगी, बंद कर दूंगा तो रैम से मेमोरी गायब, दोबारा खोल लूंगा तो दोबारा से रैम पे मेमोरी मिल जाएगी। तो जो भी एप्लीकेशन रन हो रही होती है उस समय, उसे रैम पे मेमोरी मिलती है। क्या क्लियर है रैम क्या होता है, या कोई डाउट है इसमें? हो सकता है आप में से किसी को ऑलरेडी ये सब चीजें क्लियर होंगी, बट यकीन मानो कि जब पूरी क्लास खत्म होगी उनमें से 4-5 चीजें जरूर ऐसी होंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी। रैम क्लियर हो गया? यस सर। अब हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क क्या है भाई, कि रन होते वक्त तो सही है, लेकिन कोई चीज मैं चाहता हूं कि इसे सेव करके रखूं, कि कल को, जैसे नोटपैड है, नॉर्मल नोटपैड खोलता हूं याला, इसमें मैंने कुछ रखा, अभी ये इसे रैम पे मिला है, बंद कर दूंगा इसे, सेव नहीं करता इसे मैं, कल को दोबारा खोलना चाहूं तो खोल नहीं सकता इसे, क्योंकि मैंने बंद कर दिया, क्रॉस सेव ही नहीं किया कहीं पे। तो जब मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए होगी
कि जिसे मैं आज भी देख सकूं, कल भी देख सकूं, परसों भी, या कहीं या 10 साल बाद भी देख सकूं, तो उसे मुझे किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी में सेव करना होगा। वो जो मेमोरी होती है कहां पे सेव होती है? वो हार्ड डिस्क में सेव होती है। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं और इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। टेम्पररी मेमोरी और इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं कि मतलब एक बार इसमें सेव हो गई तो हो गई। ये टेम्परेरी क्यों? कि भाई जब तक रन हो रहा है तब तक मेमोरी मिल रही है, इसे बंद कर दिया तो मेमोरी भी नहीं मिलेगी, मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। फिर खोलेंगे फिर मेमोरी मिल जाएगी, इसलिए टेम्परेरी है। परमानेंट वाले को एक बार सेव कर दिया तो मिलती रहेगी, दोबारा जब मर्जी खोलोगे आपको दिख जाएगी। इसीलिए ज्यादातर कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी ये ज्यादा होती है, 250 GB, 520 GB, 1 TB, इस तरह की होती है। रैम कम होती है, 16 GB, 8 GB, 32 GB, इससे ज्यादा नहीं होती। क्लियर है? कोई डाउट? बोलते रहो। ओके सर, ओके क्लियर। जो Okay. बीच में नहीं बोलेगा उससे पूछता रहूंगा, इसलिए पूछता रहता हूँ जिससे मुझे लगे कि आप लोग सो नहीं रहे, मतलब अभी आप इन्वॉल्व हो इसमें। तो नहीं प्रोसेसिंग यूनिट क्या सर, होती है भाई? प्रोसेसिंग यूनिट ये होती है कि अब ये तो मेमोरी तो मिल गई, पर इनको रन करने के लिए कुछ इंजन, कुछ पावर की भी जरूरत होती है। उसका काम वो प्रोसेसिंग यूनिट करता है। जैसे एक प्रोसेसिंग यूनिट आपने सुना होगा, सीपीयू। इसे क्या बोलता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे ही और भी होती है, पता नहीं आपने सुना हो ना सुना हो, जीपीयू बोलते हैं उसे एक, वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और भी किसी तरह की प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है, पर प्रोसेसिंग यूनिट का काम ये समझ लो कि जो आपके कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करे, इन एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करे, वो सब प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये तीन जिस चीज के पास है वो सब कंप्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप एक कंप्यूटर है, मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है, क्योंकि मोबाइल में भी ये सारी चीजें होती हैं, रैम भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है और प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। टैबलेट भी एक कंप्यूटर है। पर जो मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं बेसिकली वर्चुअल कंप्यूटर के बाद के लिए। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ एक आपके जो हाथ में, जैसे आपको लैपटॉप आपके लिए एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप छू सकते हो, बट कई सारी कंपनीज में वर्चुअल कंप्यूटर का कंसेप्ट है। वर्चुअल कंप्यूटर क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं, आगे आने वाले कोर्स में ये सब हेल्पफुल रहेगा। वर्चुअल कंप्यूटर क्या होता है भाई? कि जैसे मैंने एक कंपनी खोली, किस लिए खोली मैंने? टू सेल क्लोथ्स, कि बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के कपड़े बेचने हैं मुझे। अब मुझे लगा कि यार बेचने हैं तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लेता हूं। अब मैंने कहा कि बाहर से बनवाने की जगह मैं अपनी आईटी टीम हायर करूंगा। तो मैंने क्या किया, 7 डेवलपर हायर कर लिए, 3 डिजाइनर हायर कर लिए, एक डाटाबेस इंजीनियर हायर कर लिया। ठीक है, टोटल 11 लोग मैंने हायर कर लिए। अब मेरे पास दिक्कत, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है? कि अब मैं, ये सारे लोग किस पे काम करेंगे? एक सबके लिए एक एक लैपटॉप चाहिए मुझे, लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी, एक कंप्यूटर चाहिए बेसिकली। उस कंप्यूटर में मान लो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट बनेगी ना, वो .NET पढ़ रहे हैं तो .NET का डिसाइड कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट .NET पे बनेगी, डाटाबेस SQL सर्वर रहेगा, और भी कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे उस एप्लीकेशन को बनाने में, वो सारे सॉफ्टवेयर होंगे। अब मेरी सरदर्दी क्या है कि मैं 11 लैपटॉप खरीदूं, 11, और 11 लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट को .NET को यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो, SQL सर्वर को सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब अलग से खरीदूं, सारी इंस्टॉलेशन करूं, कुछ कल को गड़बड़ हो जाए फिर उसे ठीक कराऊं। ये पूरा बहुत हेक्टिक काम है, और इंस्टॉलेशन इटसेल्फ एक हेक्टिक काम होता है कि सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सबको मैनेज करना, हर साल इनका अपग्रेड आएगा उनको अपग्रेड करना। और मेरा काम क्या था? मुझे तो बेचने थे कपड़े। अब मुझे कपड़े बेचने थे और मैं इन सब में फंस गया। भला कि मुझे चाहता था कि मेरा आईटी का काम बाहर ना हो, ले जाए कोई, कि जिससे मेरा डाटा किसी के पास ना जाए, या मेरी
मैं अपनी आईटी ही कंपनी में, अपने ही कंपनी में बनवाऊं ये, पर मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता था कि यार मैं सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा हूं, ये सब कर रहा हूं। तो बड़े बड़े जायंट आए, ध्यान से समझना, बड़े बड़े जायंट लोग आए। जायंट, जब भी मैं जायंट की बात करूं आईटी इंडस्ट्री में, गूगल, फेसबुक, amazon, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जायंट हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं ये सारी कंपनीज। और ये लोग आए, इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया बेसिकली। क्या सॉल्यूशन दिया? इन्होंने कहा यार आप कपड़े बेचने हैं, आप अपना दिमाग कपड़े बेचने में लगाओ, हम लोग आईटी कंपनी है, हम लोग ये सॉफ्टवेयर हम मैनेज करेंगे, आपको टेंशन लेनी नहीं है। आप तो भाई 11 बंदे अगर आपको, या तो खुद हायर कर लो, नहीं करना तो हम भी कर सकते हैं काम, ये लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, बट चलो आपको नहीं करना, आप खुद हायर करो, 11 बंदे लाओ, 11 लैपटॉप लाओ। अब हर बंदे को एक हम वर्चुअल डिवाइस दे देंगे, वर्चुअल डिवाइस, उस पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, जो भी मेमोरी चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लाखों में ये सब खरीद रखा होगा, लाखों जीबी रैम, लाखों जीबी प्रोसेसिंग यूनिट, लाखों जीबी हार्ड डिस्क, सब कुछ लाखों में, करोड़ों में खरीद रखा होगा, बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं इनके। इन्होंने कहा आप कोई टेंशन लो ही मत, आप 11 लैपटॉप लेके आओ, हम वर्चुअल डिवाइस आपको देंगे, उन वर्चुअल डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा, उससे आप कनेक्ट करो और सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो जो आपको चाहिए एक लिस्ट बना के दो, हम उसको मैनेज करेंगे, हम सारी टेंशन हमारी है, उसके बदले हमें आप साल साल के कुछ पैसे दे दो। उससे मेरे कपड़े बेचने वाली कंपनी का भी काम हो गया और इन बड़े बड़े जेंट का भी काम हो गया, इन्होंने कस्टमर बना के इनको भी फायदा मिल गया। मेरे कपड़े वाले बेचने वालों को क्या है कि भाई मुझे तो कपड़े बेचने, कपड़े पे अपना दिमाग लगाना है, मैं सॉफ्टवेयर में अपना दिमाग क्यों लगाऊं कि मैनेज करना है, ये करना, तो मेरी सॉल्यूशन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और ये अमीर पे अमीर और बड़े बड़े जेंट बनते गए। कई बात समझ में आ रही है वर्चुअल कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? यस सर। किसी को डाउट है इस चीज में? अमित आप बताओ, अनम्यूट होकर। नो नो सर, ये वर्चुअल मशीन काम कैसे करेगी मतलब? हाँ चलो, गुड क्वेश्चन। तो इसका मतलब नो सर क्या है? वो इसका मतलब तुम्हें डाउट है ना, तो यस सर बोलो। अब देखो, अब इसमें आप इनका क्वेश्चन है कि वर्चुअल मशीन काम कैसे करेगी। तो जैसे मेरा लैपटॉप है, तो आप अपने, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑटोमेटिकली होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो इससे कनेक्ट करोगे, उस मशीन का आईपी एड्रेस होगा कुछ, आईपी एड्रेस डालो, कनेक्ट कर दो, तो इस कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा कंप्यूटर खुल जाता है, कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा कंप्यूटर खुल जाएगा और उस कंप्यूटर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर होंगे। और वो सब सॉफ्टवेयर कौन मैनेज कर रहा होगा? ये बड़े बड़े जायंट कंपनी, जिसकी भी आपने वर्चुअल मशीन ली होगी वो कंपनी मैनेज कर रही होगी। बड़े बड़े जायंट का नाम लिया है मैंने, छोटी कंपनीज भी होती है, बट बड़े प्लेयर ज्यादा खेलते हैं इसमें। क्लियर है कैसे काम करेगा? बताओ यस सर, अमित। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर मुझे। क्लियर ना कि इसके कंप्यूटर के अंदर ही एक दूसरा कंप्यूटर खुल जाएगा, उसको जब मर्जी चाहो आप बंद या भी कर राइट, दोगे क्लियर है। और उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्चुअल कंप्यूटर, इसलिए मैंने बताया ये वर्चुअल कंप्यूटर, क्योंकि ये काम आएगा भी आगे आपके ना, कि कभी कभार आपको वर्चुअल कंप्यूटर पे और आपकी रियल लाइफ में भी, जब आप कंपनी, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हायर कर जाओगे, तो हो सकता है आपको वर्चुअल कंप्यूटर पे काम करना पड़े। तो उस टाइम पे आपको क्लियर रहेगा, अच्छा ये तो वही चीज है, क्यों कर रहे हैं वर्चुअल कंप्यूटर पे काम, ताकि हमें अपने रिसोर्स यूज ना करने पड़े। रिसोर्स मतलब हमें अपने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज ना करना पड़े, कंपनी के हम ऑलरेडी यूज कर लें, वो सब कुछ मैनेज करके देगा हमें, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। और यही सेम कंसेप्ट बेसिकली क्लाउड का भी है। सेम कंसेप्ट जो क्लाउड आप सुनते होगे आजकल, अमेजोन क्लाउड, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, नहीं भी सुनते तो सुनोगे अब, क्योंकि अब आप आईटी में आ रहे हो तो सुनोगे इनके नाम। इनका भी नहीं, कंसेप्ट हाँ यही बता है। दो। पता है इसके बारे में आपको? हाँ, AWS और Azure यूज करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इनका कंसेप्ट भी यही है कि इन्होंने क्या किया है, एक क्लाउड पे सारी चीजें लाके रख दी हैं और आपको फिर उसे बेचते हैं। अपना इनके पास बहुत बड़ा बड़ा भंडार है, उसमें से छोटा छोटा चीजें तोड़ तोड़ के आपको बेचते हैं। और जब मर्जी आपको, एक फायदा और भी होता है इनका, जैसे रैम तो एक बार मैंने खरीद ली तो मेरी 8 GB रैम रहेगी। अब कल को मुझे 16 GB रैम करवानी हो
तो क्लाउड वगैरह में क्या फायदा होता है, आप ऑन द स्पॉट बस रैम चेंज कर दो कि 8 की जगह 16 चाहिए, तो हो गया काम खत्म। और अगर अपने घर के कंप्यूटर में करना पड़ेगा तो भाई रैम एक हार्ड मतलब एक ड्राइव होती है पूरी, कि एक नई रैम खरीद के लेके आओ, मशीन खोलो, उसके अंदर नई रैम लगाओ और फिर यूज करो। तो ये सब इजी लाइफ करने के लिए बड़े बड़े जायंट आए, इसीलिए तुम दुनिया की टॉप 20 कंपनी डालना गूगल पे, उसमें से 10 कंपनी तो 10 या 12 कंपनी आईटी की कंपनी होंगी, जो सॉफ्टवेयर का काम, एआई का काम, ये काम कर रही हैं। चलो अब हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ गए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये कितने तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। तो मोटा मोटा 4 तरह की एप्लीकेशन होती हैं। एक विंडो एप्लीकेशन। अच्छा, विंडो क्या होती है, जिसको आपको अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी एक EXE होगी, उसे आप इंस्टॉल करोगे, जैसे MS ऑफिस, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे अच्छा, एक आपको पता है कि कंप्यूटर अगर आप लेके आओ, मान लो कंप्यूटर या लैपटॉप लेके आओ, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। कई बार ये ट्रिक क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का कि व्हाट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट वी नीड इन अ कंप्यूटर, कोई ओएस बता सकता है? ओएस ओएस करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कि भाई जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है, एप्पल का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे लाइनक्स है, यूनिक्स है, अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो पहला सॉफ्टवेयर जिसके बाद ही आप कुछ काम कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, अदरवाइज आप कुछ काम नहीं कर सकते। वो सारा आपको इन्वायरमेंट बना के देता है पूरा। अच्छा, तो वो भी एक विंडो एप्लीकेशन है। विंडो एप्लीकेशन मतलब उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको EXE डाउनलोड करनी पड़ेगी और वो आपके कंप्यूटर में रहेगा। मेरी विंडो एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर में रहेगी, आपकी आपके कंप्यूटर में रहेगी। आपकी मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मेरी आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ये नोटपैड एक विंडो एप्लीकेशन है, मुझे एक EXE को डाउनलोड करना पड़ा था तब मेरा नोटपैड आया था। जैसे मैं वर्ड खोलूंगा तो वर्ड एक नोटपैड, एक विंडो एप्लीकेशन है। ऐसे ही मैं अभी .NET के लिए एक विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करूंगा, वो भी एक विंडो एप्लीकेशन है। क्या विंडो एप्लीकेशन के बारे में समझ में आया क्या होता है? तो किसी यस का सर क्वेश्चन है इसमें? यस सर। नहीं है। अब आता है दूसरा, वेब। वेब का क्या कंसेप्ट है भाई, इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन आपको एक्सेसिबल है वो वेब है। इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, एक मेरा टॉपिक होगा आज का, इंटरनेट का भी एक चीज है मेरा, बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको इंटरनेट की। पर जो भी आपका ब्राउजर के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेसिबल है, बिना ब्राउजर के आप ये वेब एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो भी एप्लीकेशन ब्राउजर के थ्रू एक्सेसिबल है वो सब वेब एप्लीकेशन है। जैसे ये मेरी रिज्यूमे, मेरी वेबसाइट है, ये मेरे बारे में सब कुछ बताती है। ये मेरी IT एक्सपर्ट सारा की वेबसाइट है, ये अमेजोन की वेबसाइट है। जो भी ब्राउजर के थ्रू एक्सेसिबल होंगी वो वेब एप्लीकेशन। और हम लोग भी अपने कोर्स में वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इस पे ज्यादा फोकस होगा, विंडो पे हम नहीं पढ़ेंगे। विंडो बहुत कम यूज होता है पर उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे फुल स्टैक कोर्स में विंडो पे हम फोकस नहीं करते, हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। क्योंकि वेब अगर 80% मार्केट, 90% मार्केट है, तो विंडो का 10% मार्केट होगा। उसके बाद राइट सर मोबाइल। मोबाइल एप्लीकेशन सब आप लोग जानते ही हो, मोबाइल का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब मोबाइल एप्लीकेशन। चौथा, क्लाउड। क्लाउड क्या है? क्लाउड है एक एक बेसिकली बहुत बड़ा, क्लाउड नाम से पता चला बादल है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है बेसिकली, जहां पे आप वो भी बेसिकली इसी का वेब का ही पार्ट आ जाता है क्लाउड भी, कि वेब पे एक और भी बड़ा सर्वर बना रखा है, वहां पे वो सारी एप्लीकेशन आपकी एक्सेसिबल होंगी। इसका जो डिटेल में तब बताऊंगा जब हम डाटाबेस के बारे में पढ़ रहे होंगे और चीजों के बारे में पढ़ होंगे, तब बताऊंगा डिटेल में। अभी के लिए समझ लो, क्लाउड एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी इन्होंने कि भाई शेयरिंग कर सकते हैं हम, अब सारी एप्लीकेशन एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। वो भी एक कंसेप्ट है, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ज्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये 4 मोटा मोटा होती हैं। ये तो एक्चुअली में इसी का वेब का ही पार्ट है।
तो ये मेनली 3 अगर देखा जाए तो 3 मोटी मोटी ये होती हैं। क्या पता लग गया आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन की इतनी होती है? किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी एप्लीकेशन क्या होती है? कल को कोई पूछ ले कि ये एप्लीकेशन विंडो की है, वेब की है, मोबाइल के, तो बता पाओगे? यस सर, नो डाउट। ठीक है, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है कि भाई जो भी कोडिंग डेवलपमेंट का काम क्या है, डेवलपर का जो कोड लिखता है, जो बेसिकली आपका बिजनेस है उसको लिखता है। जैसे मैंने आपको बताया था अमेजोन के पीछे जो क्या कैसे सर्च करने पे डाटा आ रहा है, तो वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है। उससे पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर। कि पहली बात, एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको कि प्रोग्राम क्या होता है। तो हम जो भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन बनाएं, चाहे वो विंडो हो, वेब हो, मोबाइल हो या कुछ हो, कैसे बनाते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं हम अपने कंप्यूटर को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। अ सेट ऑफ, कोई सा भी इंस्ट्रक्शन अगर हमने अपने कंप्यूटर को दिया है तो वो एक प्रोग्राम कहलाएगा। क्या है प्रोग्राम की डेफिनेशन? सिंपल शब्दों में प्रोग्राम की डेफिनेशन इतनी है कि भाई अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम अपने कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये बना दे मेरे लिए। जैसे मुझे 2 नंबर का सम कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा? कुछ ऐसे दूंगा ना कि नंबर 1 10, नंबर 2 20, इक्वल टू जो भी है रिजल्ट बता दे तू मुझे। तो ये जो मैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहा हूं वो एक प्रोग्राम होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इसी का बड़ा भाई है, इसका बड़ा भाई। अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे प्रोग्राम, तो जैसे इस फाइल का एक पर्टिकुलर न्यू पे भी काम करूंगा ना, तो ये भी एक प्रोग्राम से बना होगा कि जब न्यू पे क्लिक करो तो एक नई स्क्रीन खुल जाओ, ये भी एक प्रोग्राम होगा। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस पूरा एक सॉफ्टवेयर है। इसमें इसका भी ऑप्शन है, एडिट का भी ऑप्शन है, सर्च का भी, व्यू का भी, एनकोडिंग भी, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, एक सिंगल प्रोग्राम का भी एक सॉफ्टवेयर बन सकता है, लेकिन जनरली एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर है? बता पाओगे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस है, और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या चीज है? क्लियर है सर। किसी को डाउट हो तो Yes. पूछ सकते हो, नहीं है तो हम नेक्स्ट चीज पे पढ़ेंगे कि लैंग्वेजेस क्या होती है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों को मजा आए। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? जो हमारा कंप्यूटर है, हम कहते हैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है बेचारा। कौन सी लैंग्वेज समझता है वो? बाइनरी। करेक्ट, बाइनरी। बाइनरी क्या होता है भाई? 0 1 0 1 0 1, ये होती है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारा कंप्यूटर इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं पाता। तो फिर जो हम ये सी शार्प लैंग्वेज बना रहे हैं, सी शार्प, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, HTML, मतलब 10,000 लैंग्वेज होंगी दुनिया में। अब तो ये इन सब का मायने क्या रह गया फिर? जब वो समझता सिर्फ 100101 है, तो ये सब लैंग्वेज जब हम बना रहे हैं तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है फिर, क्योंकि एट द एंड तो उसे यही समझना है ना, 010101। तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है ये फिर क्यों बनाते हैं? जब वो समझता 0101 है तो ये लैंग्वेज क्यों बनाते हैं? चलो मैं बताता हूं। अब उसका रीजन ये है, बहुत सिंपल सा रीजन है कि भाई 0101 सिर्फ दो, अगर मैं आप और मैं इंसान है, अगर मैं आपको बोल दूं कि हम दोनों को बात करनी है सिर्फ हाँ और ना में, कि हाँ और ना बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, तो क्या आप मेरे से एक प्रॉपर बढ़िया कन्वर्सेशन कर पाओगे? बताओ पारस, आप बताओ अनम्यूट होकर। अगर मैं बोलूं कि मुझे और तुम्हें सिर्फ हाँ और ना बोलना है पूरी दुनिया में, और कुछ बोलना ही नहीं है, तो क्या एक बढ़िया कन्वर्सेशन हो पाएगा, या बात करना नो, आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? मुश्किल रहेगा सर, बात ही नहीं हो पाएगी जब हाँ ही और ना ही बोलना है बस। करेक्ट। तो बात उतना, मतलब हो सकता है कि बात थोड़ी बहुत हम कर लें, जैसे आदत, इशारे इशारे से हमारा काम हाँ चल जी, हाँ जी। जाएगा।
लेकिन वो डिफिकल्ट दुनिया रहेगी कि हम एक दूसरे से ज्यादा अपने विचार ही व्यक्त नहीं कर पा रहे, हाँ ना बोल रहे हैं कुछ भी, हाँ भाई ना भाई, हाँ भाई ना भाई, हाँ भाई ना भाई, वो बात नहीं बन पाएगी। तो जी सर। इसीलिए आई ये ऊपर की लैंग्वेज। इसीलिए अगर अगर सिर्फ 0101 सीखना हो तो हर डेवलपर को अगर ये सिर्फ सीखने के लिए बोल दें कि आपको बाइनरी लैंग्वेज सीख के उसमें प्रॉपर कोडिंग करनी है, तो ये सीखने में ही कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे, और सीखते सीखते फिर प्रॉपर कोडिंग करने में समझ लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और जो कर भी पाएंगे वो फिर बहुत ही डिफिकल्ट एक लाइफ रहेगी। तो इसके लिए ये ऊपर वाले बंदे आए, वही जेंट वाले बंदे आए, जिन्होंने कहा अरे हम प्रोग्रामिंग के गुरु हैं, हम बताएंगे ना कैसे करना है तुम्हें, तुम तो टेंशन लो ही मत, ये बाइनरी वाइनरी की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी भाई, हमारा तो काम ही है, हम तो जागते सोते सब प्रोग्रामिंग ही करते हैं, तो हम बताएंगे कैसे करना है आपको। हम आपको बनाएंगे सिंपल सी लैंग्वेज, C#, जावा, पाइथन, ये सिंपल सिंपल लैंग्वेज आपको देंगे। ये लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश जैसी होंगी, इंग्लिश जैसी होंगी, इनमें वर्ब, अलग अलग तरह के एडवर्ब, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। आप इस लैंग्वेज में कोड लिखो, आपने इस लैंग्वेज में कोड लिख दिया, उसके बाद आप हमें दे दो कोड, माइक्रोसॉफ्ट वाले को कोड दे दो, हम उसे कंपाइल वंपाइल करके कन्वर्ट कर देंगे एट द एंड बाइनरी लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को दे देंगे। कंप्यूटर का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होता है ना, खाली कंप्यूटर कुछ नहीं करता। तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है बाइनरी लैंग्वेज, तो वो समझ के जो भी आप प्रिंट या जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहोगे वो काम आपका हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। और वैसे ही अगर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ वापस किया तो उसको भी हम कन्वर्ट करके आपको समझा देंगे। तो इसीलिए दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेज बनी, और हर लैंग्वेज एक कंपाइलर, एक ट्रांसलेटर के साथ आती है। और उसका काम क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में कोड लिखोगे, मतलब ज्यादा जो हैवी मुश्किल काम है इन्होंने अपने सर पे ले लिया। इन्होंने कहा हम रूल बना रहे हैं, ये सिंपल सिंपल रूल है, इस रूल से आप एक लैंग्वेज लिखो, इसमें सारे जो हिंदी में इंग्लिश जैसी बातें होती है ना वैसी आप सारी बातें करोगे, हम कन्वर्ट वन्वर्ट करेंगे, बाइनरी वाइनरी में सब कन्वर्ट करने की टेंशन हमारी है, हम करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो भी आपने काम लिखा होगा वो दिखा देगा। जो भी काम दिखता है ना ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखता है। जैसे नोटपैड खुला हुआ है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे खुला है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो नोटपैड ना खुल पाता। तो फाइनली जो हमें दिखता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है। तो इन्होंने कहा कि आप कोड लिखो, हमें दे दो, हम कन्वर्ट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखा देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी कोई एरर वेरर फेंकी वो हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से इन सारी लैंग्वेज का जन्म हुआ, और इस तरह से डेवलपर्स, हम जैसे लोगों की लाइफ आसान हो गई, और इन बड़ी बड़ी जायंट कंपनी ने अपना वही बेनिफिट कमाया हमें इस तरह की लैंग्वेज बेच के। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो अब एक बात Yes. बताओ, अगर ये लैंग्वेज आप, ये बात आपको किसी का क्वेश्चन है इस चीज में? अंशुमन आप बताओ, आपके कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ठीक ठीक है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब एक बात बताओ, क्या सारे ऑपरेटिंग, जैसे लाइनेक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या एक ट्रांसलेटर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा ट्रांसलेट कर सकता है, नहीं कर सकता? जैसे मोदी जी अगर रशिया गए, वहां पे एक रशियन ट्रांसलेटर लेके गए, और अगर वही मोदी जी जापान जाएं तो क्या वही सेम ट्रांसलेटर जापान में काम करेगा या नहीं करेगा? बताओ अंशुमन, आपको भी बताना है। नहीं करेगा। नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसे जापानीज तो आती नहीं, उसे तो रशियन आती है, और मोदी जी की हिंदी लैंग्वेज आती है। तो उसी प्रकार से जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो पूछता है कि भाई विंडो वाले में करना है या एप्पल यूनिक्स में करना है, लाइनक्स में करना है, या एप्पल वाले में करना है। पूछता है नहीं पूछता? जिंदगी में कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल किया है? किसी ने किया है कभी? अमित, अनिल, आपने किया है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल? यस सर। तो वो हाँ पूछता है राइट कि क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है, iOS यस है यस। या वो है।
तो क्यों पूछता है? Windows. इसीलिए पूछता है क्योंकि उसको ट्रांसलेटर देना होता है उसी हिसाब से। अगर वो विंडो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो विंडो वाला ट्रांसलेटर देगा, और अगर आईफोन वाला होगा, एप्पल वाला होगा, तो वाला ट्रांसलेटर देगा। तब ये एक बात रिलेट कर पाए कि जब भी आप कहीं डाउनलोड करने जाओगे तो पूछेगा कि भाई ये करना आपको क्या, कहो भाई तुझे क्या टेंशन, कौन सा भी यूज करूं मैं? और वो कहता है नहीं नहीं भाई मेरे को टेंशन है, ट्रांसलेटर तो मुझे भेजना है ना। कहीं तुम जा रहे हो जापान और मैं रशियन ट्रांसलेटर भेज गया तो ना आपका काम आएगा ना मेरे काम आएगा। बात सही है या नहीं है? बताते चलो, सही है सर। हाँ ना बोलते रहो, जो कम बोले राइट तो सर, उससे। राइट सर, अमित आप बताओ। राइट सर। ठीक है, यस सर। क्या? समझ में आ गया ना कि क्या क्यों आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो पूछता हाँ क्यों है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज कर रहे हो। हाँ, उसे इंटरप्रेटर देना रहता है। करेक्ट, क्योंकि उसे इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर बोल लो या फिर कंपाइलर, सब में अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, बट उसको वो इंस्टॉल करना हाँ होता है। चलो, अब ये भी खत्म हो गया टॉपिक। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, वो है इंटरनेट की और क्लाइंट और सर्वर, ये सब चीज क्या है। तो यार पहले ना एक कंप्यूटर तो बन गया था, लेकिन ये कंप्यूटर आपस में बात नहीं कर पाते थे। कि अब दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, मान लो दिल्ली में एक बंदा बैठा है और एक मुंबई में बैठा है, तो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता था। तो उन्हें बड़ी दिक्कत आने लगी कि भाई ये तो यार ये तो दिक्कत है कि अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात ही नहीं कर पाएगा तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल बनेगा कैसे, एक बड़े सॉफ्टवेयर बनेंगे कैसे? दिल्ली के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मुझे मुंबई भेजनी होगी तो मैं भेजूंगा कैसे? तो धीरे धीरे उनका सिस्टम स्टार्ट हुआ। पहले तो नेटवर्किंग, नॉर्मल नेटवर्किंग स्टार्ट हुई कि पहले तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में अगर सेम रूम में रहता है तो भी बात नहीं कर पाता था। फिर ये कुछ कंसेप्ट आए, जिसे उनमें से एक कंसेप्ट है रिमोटिंग का कंसेप्ट लेके आए। उसमें क्या करते हैं ये लोग, आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। एटलीस्ट एक रिमोटिंग बोलते हैं, नेटवर्किंग बोल देता हूं उसे, ज्यादा नेटवर्किंग ज्यादा ब्रॉड वर्ड है। तो इससे आपस में एक घर में, मतलब एक कमरे में अगर आप कंप्यूटर रख दोगे तो वायर के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करके आपस में ये लोग बात करने लग गए थे। लेकिन अभी भी दिक्कत थी कि यार एक जगह तो हो जाएगी बात, पर दिल्ली वाला मुंबई से बात कैसे करेगा या फिर दिल्ली वाला यूएस से बात कैसे करेगा? तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई, मतलब बहुत पुरानी बात है, 1960 के आसपास से, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर इंटरनेट को बनाया है, लेकिन 1960 के आसपास से इसका एक मोटा मोटा सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गया था। सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ होगा? यूनाइटेड, वही यूएसए, ये सब टेक्नोलॉजी में आगे था पहले। तो सबसे पहले यूएसए में शुरू हुआ, उनके डिफेंस डिफेंस जो उनका सिस्टम था, डिफेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी इंटरनेट से मिलती जुलती। फिर उनसे बढ़ते 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 बहुत लोग अपना अपना इनपुट देने लगे। फिर जो इंटरनेट बेसिकली प्रमोट हुआ वो किया डब्ल्यू के आने के बाद। जानते हो डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये एक इंसान ने बनाया था, फिर बाद में एक इसकी कमिटी बन गई थी। तो इन लोगों ने इंटरनेट को फेमस कर दिया पूरी दुनिया में, मतलब इसका सबसे बड़ा योगदान है, मान लो डब्ल्यू का इंटरनेट को पॉपुलर बनाने में डब्ल्यू का योगदान है। जबकि बनना शुरू हो गया था 1960 से ही कंसेप्ट आने शुरू हो गए थे। बट ये काफी सालों बाद उसके डब्ल्यू एक कमिटी बनी, उन्होंने इसे प्रमोट करना शुरू किया। इसीलिए तुम देखते हो हर वेबसाइट के आगे डब्ल्यू लगा देते हैं, क्योंकि हर बंदे को चाहिए होता है कि भाई जो मैंने प्रमोट किया है तो मेरा नाम आगे लग जाए ना। तो इनका सिंबल इसीलिए हर वेबसाइट के आगे आप डब्ल्यू लगा देते हो। तो इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया था। और कंसेप्ट क्या है इंटरनेट का? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है भाई? तीन चीज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? एक इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? जाल है, बहुत बड़ा जाल है। नीचे नीचे पूरी दुनिया में या फिर सैटेलाइट के थ्रू एक पूरा जाल बैठा हुआ है पूरी दुनिया में। उस जाल से आप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हो। तो सबसे पहली सिर्फ तीन बेसिक नीड उन्होंने बताई। पहली बेसिक नीड है आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। दूसरी क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो ना, उसे सर्वर पे, इसी इंटरनेट के जो जाल है इसमें एक सर्वर पे, सर्वर क्या होता है? सर्वर कोई खास चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक कंप्यूटर मान लो बस,
एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पे जिसका एड्रेस मिला होगा, उसका अपना इंटरनेट पे एक एड्रेस होगा उस कंप्यूटर का, तो वो सर्वर होगा। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर करनी है तो आप सबसे पहले क्या होगा, इंटरनेट होना चाहिए। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जो भी आप बना रहे हो सर्वर पे उसे डाल दो। जो हम बनाएंगे हमारे सर्वर का नाम होगा IIS, वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। ये इसे बोलते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। सर्वर या सर्विस ऐसे कुछ होता है, सर्वर ही होता है मेरे ख्याल से। तो IIS है। तो कहता है कि आप इंटरनेट हो, आप अपना कोड लिख के आपने सर्वर पे डाल दिया। और तीसरा, आपके पास क्लाइंट होना चाहिए। क्लाइंट बोले तो ब्राउजर, बिना ब्राउजर के एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे। ब्राउजर होगा, फिर धड़ल्ले से आप अपना एड्रेस डालो। एड्रेस मतलब एड्रेस को छुपा रखा है, एड्रेस को छुपा देते हैं एक डोमेन नेम के पीछे। डोमेन नेम मतलब जैसे Amazon है, amazon.in एक ये डोमेन नेम है, ये एक डोमेन नेम है। इसके पीछे ये एक लिंक्ड होगा एक आईपी एड्रेस से। वो आईपी एड्रेस इंटरनेट पे कहीं उसका एक एड्रेस होगा। तो जैसे ही आपने ये आईपी एड्रेस डाला, मतलब amazon.com डाला, amazon.com डाला, उसने पीछे का आईपी एड्रेस उठाया। आईपी एड्रेस ऐसे उस तरह से कुछ होगा, 10.this.this इस तरह से कुछ होगा। इस एड्रेस पे जाता है, ढूंढता है कि भाई कोई इंफॉर्मेशन इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। वो कहता है हाँ हाँ पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। तो वापस लाके क्लाइंट को दे देता है। क्लाइंट मतलब ब्राउजर, फिर ब्राउजर वो इंफॉर्मेशन दिखा देता है। जैसे जैसे ही मैंने amazon.in डाला होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ये सर्वर के पास जाएगा। सर्वर पे अमेजोन वालों ने ऑलरेडी डाल रखा होगा, इंफॉर्मेशन लेके आया कि भाई डिफॉल्ट ये वाला पेज खुलेगा। उसने ये पेज की इंफॉर्मेशन दे दी ब्राउजर को, ब्राउजर मतलब क्लाइंट, और क्लाइंट ने ये इंफॉर्मेशन दिखा दी। और इस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन देख पाए। क्या ये बात क्लियर है या इसमें कोई डाउट या दिक्कत या परेशानी? बोलो, सारे बोलो उसके बारे में एक एक करके। अनिल आप बताओ, आपको कोई क्लियर डाउट? क्लियर है सर, क्लियर है। पारस आप बताओ। अंशुमन आप बताओ, और अमित आप बताओ। क्लियर है सर, कैसे क्लियर है। इंटरनेट, या क्लियर है क्लाइंट और सर्वर का कैसे काम हो रहा है, समझ में आया? यस। अंशुमन आपको अनम्यूट होकर बोलोगा समझ में आया तो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। पारस आप तो Clear. दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो आपको मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो इतना ही है कंसेप्ट। अभी ये बेसिक नॉलेज है। हो सकता है इसमें से ज्यादा चीजें आप लोगों को पता हो, और कुछ एक चीजें हो सकता है नई चीज आपको पता भी चली हो। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे डॉटनेट पढ़ना। उसमें बताऊंगा क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, डॉटनेट की हिस्ट्री क्या है, डॉटनेट कैसे आई, और डॉटनेट में आप बेसिकली कैसे, आपको बेसिक चीजें से स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे करना है, क्या CLR होता है, क्या उसकी एप्लीकेशन होती है, सब हम बेसिक जानेंगे। और जब अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ये हमेशा याद रखना, नींव स्ट्रांग होती है तो बिल्डिंग बिल्कुल मजबूत बनती है आपकी। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर कल क्लास कितने बजे होगी? मैं बताता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।